अस्सलाम वालेकुम, हेलो डियर फ्रेंड्स। सो एज़ यू ऑल नो कि हमने जो है वो कल से केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने चैप्टर का हाफ पढ़ा था थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जो कि एमडीके में इंक्लूडेड है। तो हमने उसको हाफ पढ़ा था। हमने कल देखा था थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और उसकी टर्म्स देखी थी। उसको क्लासीफाई किया था दो रिएक्शंस में, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और एंथैल्पी देखा था हमने कि क्या होती है। और उसके बाद आज से हम देखेंगे, रिलेट करेंगे उसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हेसेस लॉ क्या होता है, उसके एप्लीकेशन, और इस रिएक्शन का पाथवे क्या है। तो थर्मोकेमिस्ट्री बेसिकली डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफरेंस एज हीट ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, जो कि मेरे ख्याल से अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो कमेंट में करना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ थी जिनको हमने कन्वर्ट करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आपको लाजमी आनी चाहिए। तो हमने क्या देखा था कि 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 जूल के, ठीक है। और हमने क्या देखा था कि 1 ATM DMQ बराबर होता है 101.325 जूल के। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 20 कैलोरीज को करना है हमने जूल में कन्वर्ट। तो हमें मालूम है कि 1 कैलोरी बराबर होती है 4.18 के, और 20 कैलोरीज बराबर कितने की होंगी। जब हम 4.18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, तो हमें मिल जाएगी हमारी 20 कैलोरीज कितने जूल के बराबर होती है। इसके बाद हमसे कहा कि भाई 50 कैलोरीज जो हैं वो जूल के कितने बराबर होंगी, और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 कैलोरी बराबर होते हैं 4.18 के। हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई 500 कैलोरीज कितने के बराबर होंगी। तो हमने 4.18 को मल्टीप्लाई कर दिया 500 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 209.2090 जूल। अब हमने इसको क्या करना है, किलो जूल में करना है। तो हम आगे सिंपली किलो की जगह पे किलो के लिए क्या लगा देंगे, 10⁻³ इसी तरीके से हमें दिया हुआ है कि भाई 3.5 ATM DMQ को जूल में कन्वर्ट करें। तो हमें मालूम है कि 1 ATM DMQ बराबर होता है 101.325 जूल के। तो हमने सिंपली लिख दिया कि भाई 3.5 जो है वो बराबर कितने के होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 के साथ, तो हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, उन सब को जो है वो हम मिला के क्या कहते हैं, टोटल एनर्जी, यानी कि सम ऑफ ऑल एनर्जी। ऑल एनर्जीज में क्या क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेनली यही आती हैं, बाकी और भी होती हैं, सही है। तो इसके अंदर हमें जो है इसकी एक बड़ी सी इक्वेशन दी हुई है, डेरिवेशन दी हुई है, जिसको हमने नहीं करना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम फाइंड कैसे करते हैं कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होती है E2 माइनस E1 के। सही है, ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मैंने आपको बताया था कल कि वो ऐसी चीज़, ऐसा फंक्शन जो कि सिर्फ डिपेंड करता हो किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे, कि भाई फाइनल जो है वो कितनी थी और इनिशियल कितनी थी, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि एक इंटरनल एनर्जी कितनी है। ये बेसिकली ये बताया हुआ है कि जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो, इसका क्या होगा कि अगर हम जो है वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दें और कांस्टेंट रख दें प्रेशर को। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देंगे तो क्या होगा कि भाई वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन से मुराद क्या, कि पिस्टन जो है वो मूव नहीं करेगी अपवर्ड। तो इस किसके बराबर हो जाएगा, ये जितनी भी हीट दी थी वो बराबर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के साथ। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो भाई देखो PV हमने पढ़ा था ना, देखो जो PV है उसको अगर हम कांस्टेंट रख दें तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा कि भाई देखो जो Q है, जो हीट है, वो बराबर किसके हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वर्क डन तो ज़ीरो हो गया इसलिए। अब हम देखते हैं हेजस लॉ। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम यही लिखा हुआ है बढ़ा चढ़ा के, इसको नहीं देखना। ये जो इक्वेशन है ना, ये मोस्टली गैसेस एक्सचेंज के लिए, गैसेस रिएक्शन के लिए जो है वो करते हैं। और इसको जो है वो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से भी रिलेट करते हैं। बाकी ये कि हेजस लॉ हम पढ़ते हैं। हेजस लॉ में बेसिकली क्या बताता है कि एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करता है। एंथैल्पी मैंने आपको बताया था कल क्या होती है, कि भाई कितनी हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई है इन द केमिकल रिएक्शन, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम तो जो है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम कैलोरिक मेथड से फाइंड कर सकते हैं। कैलोरिक मेथड क्या होता है, ये जितने भी मेथड है ना ओवरऑल ये सारा का सारा कहलाता है कैलोरिक मीटर।
अब G.H. हैजेस जो थे, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। अच्छा, तो G.H. जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें ये क्या बताते हैं कि अगर एक साइक्लिक जो है वो रिएक्शन हो रहा है, थर्मोकेमिकल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर वो अगर 2 या 2 से ज़्यादा रूट्स भी करेगा ना, तो वो बिल्कुल बराबर रहेंगे। इस पूरे लॉ को क्या कहते हैं? हैजेस लॉ ऑफ एंथैल्पी समेशन। सही है, यानी कि देखो, एक रास्ता तो हमारे पास कौन सा आ गया कि यहाँ से जो है, यहाँ से आके ये हो जाए, लेकिन दूसरा रास्ता देखो, एक रास्ता ये, फिर यहाँ से आके फिर एक रास्ता ये, फिर एक सीधा ये आ रहा, तो ये जितनी भी एंथैल्पी चेंज है ना, ये जो है वो किसके बराबर होगी? एक जितने बराबर होगी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी, फिर इन्होंने ये देखो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन इफ़ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट इन 2 और मोर देन 1 पाथवे, द नेट एंथैल्पी प्रोवाइडेड इज जो है सेम रहेगी वो बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आपको यही दिखाया हुआ है, देखो ए से लेके जेड तक का पाथवे नंबर 1 ये डायरेक्ट आ गया, लेकिन पहले ए से आया ये एक्स पर, फिर एक्स से गया वाई पर, फिर वाई से गया जेड पर। तो अगर इधर का भी पाथवे इख्तियार करता है तो ये बराबर होंगे बिल्कुल इसके। कैसे? देखो, बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन कि डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज जो आ रही है वो एंथैल्पी चेंज 1, 2 और 3 के बराबर होगी, या अगर उससे ज़्यादा मेंशन है तो उससे ज़्यादा के बराबर होगी। अच्छा जी, अब इसमें क्या कहते हैं, इसको हम जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? देखो, एंथैल्पी चेंज हो रही है केमिकल रिएक्शन की, एक से ज़्यादा मोल का प्योर सब्सटेंस है वो फॉर्म होता है। वो जब फॉर्म हो रहा है, देखो इसके अंदर हमें क्या बताया कि भाई एक सब्सटेंस, स्पेसिफिक की बात हो गई ना, तो स्पेसिफिक की बात हो गई तो क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मुराद है? देखो हमने पढ़ा था एसपी, ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं जो पुरानी हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था एसटीपी, जो कि 12 के कोर्स में एडिट था। एसटीपी में क्या था? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि किसके बराबर था भाई? ये भी हमने पढ़ा था। इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है। इसके क्या होते हैं कि देखो, अगर कोई प्योर सॉलिड और लिक्विड है तो उसकी स्टैंडर्ड स्टैंड कहाँ पर होगी? 25 डिग्री सेल्सियस पे। गैसियस कंपाउंड है तो उसके कितने पे होगी? उसका देखो प्रेशर भी आ जाएगा। और अगर कोई सब्सटेंस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर है तो उसकी क्या होगी? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कंसनट्रेशन। और बाकी के जितने एलिमेंट्स बचे हैं उनकी कितनी होगी? 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके ज़ीरो होती है, जैसे कि कौन भाई? जैसे कि हमारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, इनकी क्या ली जाती है? ज़ीरो ली जाती है, ठीक है। इनके अंदर कोई चेंज की ज़रूरत नहीं आती टू ब्रिंग देम टू स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। और किसकी ली जाती है भाई? देखो जैसे कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है ना, इसकी भी स्टेबल इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन से ज़्यादा, बल्कि तो ये भी जो है अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, तो इसकी भी एंथैल्पी ज़ीरो हो जाती है। और इसी तरीके से रोम्बिक सल्फ़र होता है, जिसकी जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो भी ज़ीरो होती है। ओके, अब देखो ये रही बात इसकी कि ये वाली इक्वेशन का क्या करना है। ये जो है ना, बेसिकली मैं आपको भी समझाती हूँ कि ये यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। कंबशन ऑफ कार्बन हो रही है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो बन रही है ना, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या होगा? कैलोरीमीटर के अंदर हम इसको मेजर करेंगे। और इसके बाद देखो सी कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इसने बनाया कितना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर एंथैल्पी हीट कितनी लगी? इतनी लगी। इसके बाद एक और ऑक्सीडेशन हुई कार्बन मोनोऑक्साइड की, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो वो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये ऑक्सीजन मिला तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अंदर कितनी एंथैल्पी लगी? इतनी लगी। इसके बाद क्या हुआ कि हम मेजर करेंगे कि भाई टोटल एंथैल्पी कितनी हुई, ठीक है, इसको बनाने में। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप इसको है ना बस ऐड कर लो आपको पता चल जाए। इसके अंदर 2-3 स्टेप्स जो हैं वो और आते हैं कि भाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज सम ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ फर्दर ऑक्सीडाइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो इक्वेशन 2 है ना उसमें से माइनस करेगा इक्वेशन नंबर 1 को। अब भाई इसके अंदर थोड़ा लंबा काम आ जाता है, तो इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी ताकि आपको ईज़िली क्लियर हो जाए, बिकॉज इसकी न्यूमेरिकल्स जो हैं कैन बी आस्क्ड इन
क्वेश्चन। तो हमने वहाँ देखा कि फॉर्मेशन के अंदर जो है वो कितनी इंथैल्पी लग रही है फॉर्मेशन के अंदर। अब हमें देखना है कि वो जो रिएक्शन परफॉर्म हो रहा था उसके अंदर कितनी इंथैल्पी दी गई, क्योंकि ये तो है कि फॉर्मेशन होने के बाद और ये है फॉर्मेशन होने से पहले रिएक्शन में। तो क्या होगा कि भाई जब इंथैल्पी जब एब्सॉर्ब हो रही हो या जब इवॉल्व हो रही हो तो फिक्स नंबर ऑफ मोल और रिएक्टेंट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस इक्वेशन को। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच नॉट से। ठीक है, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट को। और जो ये वाला था इसको हम किससे कर रहे थे, इससे डेल्टा एच नॉट और एफ़ से। ठीक है, एफ़ से कर रहे थे, यहाँ पे एफ़ था। अब इसका फार्मूला होता है कि भाई देखो ये एच है रिएक्शन की। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ है कि भाई देखो जो सम करना है हमें कितने का, जो जितने भी प्रोडक्ट है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मेरे पास है ए प्लस बी, इन्होंने मिलके बनाया क्या, सी प्लस डी प्लस ए, ये सब कुछ बनाया। तो देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है ना, तो हम प्रोडक्ट में क्या लेंगे, सबका समीशन ले लेंगे, यानी कि भाई ये वाली प्रोडक्ट भी इसके साथ इसको भी ऐड कर देंगे, इसके साथ इसको भी ऐड कर देंगे। लेकिन एंथैल्पी क्या आएगी, सबकी एक ही होगी, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर तो एंथैल्पी एक ही की होगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी कि जितने भी रिएक्टेंट है, जैसे कि मैंने ए और बी लिया, इन सबको क्या करना है, सम कर लेना है। और जो इसकी फ्यूजन की हीट होगी वो, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट की, और यहाँ पे प्रोडक्ट की, फिर इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। बस इसका हम जो है न्यूमेरिकल भी करेंगे तो इतना ज़्यादा हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो है एक चार्ट बना हुआ है, टेबल दिया हुआ है, इसके अंदर क्या बताया हुआ है कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन एंथैल्पी है फॉर्मेशन की वो ये है, और इसकी जो है वो ये है। याद करना चाहो याद कर लो, नहीं करना चाहो तो बस रीड कर लेना, कोई मसला नहीं है। यूजेस क्या है इसके, तो यूजेस के अंदर हम देख लेते हैं कि भाई हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन की डिटर्मिनेशन, कि हीट जब एक रिएक्शन फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट बन गई, उसके बाद जो उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इससे फाइंड कर सकते हैं। ये जो है इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम अभी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आ जाती है असल बात कि इसके अंदर देखो हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एक रिएक्शन दिया हुआ है किसका, सॉलिड सीजियम फ्लोराइड का, ये एज एन एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेरियस एनर्जीज़ जो है इन्वॉल्व होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ CSF, यानी कि सीजियम फ्लोराइड के अंदर। तो अब हमें देखना है कैसे होती है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो सॉलिड है ना, तो सॉलिड से हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस में। ठीक है, तो हमने क्या करी, इसकी सब्लिमेशन करवाई। सब्लिमेशन में क्या होता है कि जो सीजियम था, मेटालिक सीजियम, ये कन्वर्ट हो जाता है इसकी गैसेस स्टेट में। ये देखो ये सीजियम है, सॉलिड से किस में हो गया, गैस में। तो हीट ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी कितनी होगी इसकी, इतनी होगी। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि ये जो गैसेस वाला बनाना, इसका अब गैस के अंदर है, ये गैस के अंदर जाके क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन टूट जाता है, यानी कि ये आयनाइज हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन ऑफ सीजियम एटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा था। क्योंकि हमने सीजियम को कन्वर्ट होने के लिए गैसेस एक्सचेंज में हीट प्रोवाइड की। सही है, जैसे कि आप एक कैंडल जलाओ, तो कैंडल जलाने के लिए आपको सबसे पहले तो उसके अंदर आग लगानी पड़ेगी ना, जब भी आगे कुछ होगा, वरना तो ऐसे खुद मेल्ट नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और अब हम देखते हैं आयनाइजेशन जो है, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर या तो ये पॉजिटिव हो सकती है, हमेशा ये पॉजिटिव ही होती है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें देखो सीजियम है, गैसेस के एक्सचेंज में ये इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसकी एंथैल्पी इतनी हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ गैसियस फ्लोराइड। अब देखो फ्लोराइड की बारी आ गई, ये तो भाई तैयार हो गया पूरा। अब फ्लोरीन की बारी आ गई। फ्लोरीन में क्या हो रहा है कि फ्लोरीन के अंदर ये डायटोमिक होता है, यानी कि इसके अंदर 2 एटम होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन के अंदर होगी, फ्लोरीन के गैस एटम में। सही है, ये आ गया 2 और ये कन्वर्ट हो गया 1 के अंदर। ये जो है ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है। याद रखना कि आयनाइजेशन, डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके अलावा सब्लिमेशन का हमें बताया हुआ नहीं है, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होगा। सही है, और फॉर्मेशन ऑफ एफ आइन, ये हमारे पास होता है
नेगेटिव, और सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना ये भी नेगेटिव ही होता है। अच्छा, अब हम आगे क्या देख रहे थे कि जब ये टूट जाता है तो इसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, क्योंकि देखो एटम में कन्वर्ट हो गया, वो पहले वो डायटोमिक था, अब वो मोनोएटॉमिक में हो गया है। फॉर्मेशन ऑफ एफ आइन, फ्लोरीन का आइन बनेगा जैसे कि यहाँ पे बन रहा था। अब देखो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके अंदर ये आ जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं और ये नेगेटिव होता है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एस एफ है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि भाई फॉर्मेशन हो रही है, फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, इसके ऊपर आ गई पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गए नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारा जो है CSF कंपाउंड। और इसकी जो है हमें फाइंड करनी हो, अगर इसको हमें फाइंड करने को बोले कि भाई आप इसकी लेटिस एनर्जी दो, इसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं क्योंकि देखो बन रहा है। लेटिस क्या होता है कि बहुत सारे जो क्रिस्टल लेटिस हैं मिलके बना दें एक कंपाउंड, और ये कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, सिंपल। तो अगर हमें फाइंड करने का बोले कि आप इनमें से कोई भी एक फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल हीट, यानी कि टोटल जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, उसके अंदर मिक्स कर दो, यानी कि ऐड कर दो सब्लिमेशन की इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है, और उसके बाद एटोमाइजेशन की एनर्जी, लेटिस एनर्जी की, ये फाइंड करनी है। तो इसको भाई इधर लेकर आ जाओ एंड देन फिर सबको सॉल्व कर लो, बस सिंपल। इसके बाद जो है यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, इसमें सिंपल ये बताया हुआ है हमें कि भाई इनिशियल स्टेट यहाँ से शुरू हुई थी, फिर ये स्टेप 1 हुआ, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर ये स्टेप 4 पर आ गया, फिर 5 पर आ गया, फिर यहाँ से रह गया फाइनल स्टेज, सही है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक दी हुई है, एक न्यूमेरिकल्स दी हुई हैं जिसको सॉल्व करना है। बेसिकली दिस इज़ नथिंग बट इतना बड़ा प्रोसेस जिसको ज़रूरी नहीं है करना, बाकी अगर आप करना चाहो तो यू कैन सी ऑन अदर चैनल्स, और अगर मुझे चाहते हो तो मुझे भी बता सकते हो कमेंट में, वैसे आप बताते हो नहीं। अब हम देखते हैं कि हमने जो एक चीज़ छोड़ी थी कि मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो बहुत ईजी है, तो वो क्या है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से करना है। अच्छा, क्वेश्चन में हमें ऐसे कह सकते हैं कि भाई कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन बाय यूजिंग फॉलोइंग डेटा, यानी कि डेटा में आपको देंगे गिवन, ठीक है। तो आपको 3 रिएक्शन दिए हुए, एक कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरे रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे वाटर, और फिर तीसरे वाली रिएक्शन के अंदर एसिटाइलिन का रिएक्शन हो रहा है और ये ब्रेक हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इन तीनों की जो है इंथैल्पी गिवन है कि इतनी इंथैल्पी है। अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हम करेंगे, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, इस तरीके से करेंगे। बस हमने थोड़ा सा शॉर्ट सा कट लेना है कि इसके अंदर आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, मतलब इतना ज़्यादा करना ना पड़े क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा ना, इसलिए। तो डिज़ायर इक्वेशन हमें कह दी कि ये है, इसके मुताबिक बताना है, इसके अंदर आपको बताना है कि भाई ये जो एसिटाइलिन है इसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। अब देखो, अब आप बिल्कुल इस पे फोकस करो, ठीक है। इस पे किस तरीके से कि हमें क्या कह रहे हैं कि 2 कार्बन, यानी कि जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, जो कार्बन वाली इक्वेशन है, इसकी जो एंथैल्पी है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो ये वाली जो एंथैल्पी है इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया 2 के साथ, तो हमें क्या मिला, -787 किलो जूल। किलो जूल के अंदर इसको करेंगे हम। अब क्या है कि भाई 2 कार्बन निकाल लिया हमने, अब इसको क्या कर दो, ऐड कर दो हाइड्रोजन के साथ। तो हमने ये जो हमारे पास आया था इसको ऐड कर दिया इसकी एंथैल्पी के साथ, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 1072.8 किलो जूल, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन थी बड़ी वैल्यू के साथ। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये आगे जा रहा है और ये बना रहा है, ये तो हमें नहीं मालूम। हम क्या करेंगे कि ये जो थर्ड वाली आई थी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम दी 4, सही है। यानी कि ये जो एक आई थी हमारे पास, इसके अंदर से माइनस कर दिया किसको, ये जो 4 वाली है ना, यानी कि ये जो थर्ड वाली है, सॉरी, इससे, तो हमारे पास ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हीट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन। बेसिकली इतना ज़्यादा ही दिया हुआ है क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड के पेपर्स देने वाले हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए है, हमारे लिए तो नहीं। हमें तो ज़ाहिर सी बात है शॉर्टकट ही चाहिए सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का। इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरोल फ्रॉम द डेटा गिवन बेलो। ये हमें 3 इक्वेशन दी हुई हैं, इन सब की एंथैल्पी दी हुई है। अब हमें क्या बताना है कि भाई 3 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, इतने ऑक्सीजन, और ये बना रहे हैं ये, हमें इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फॉर्मेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो कार्बन की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। कार्बन की क्या है, यहाँ पे गिवन है ये कार्बन की,
सही, इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आया, इतना आया। इसके बाद क्या है कि भाई जो 4 वाला है हमें देखो ये भी चाहिए ना 4 वाला, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 4 के साथ। तो ये जो दूसरे वाले की दी हुई थी इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 के साथ, ये हमारे पास आ गया। अब क्या है कि जो ऑक्सीजन है ये इसको क्या करना है, अब हमने इसको अभी आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है भाई, ये हमारे पास बन गया। अब क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, आखिरी स्टेप हमारा सब्ट्रैक्ट करने का ही होगा हर बार। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी इसमें से जो लास्ट वाली एंथैल्पी बची थी ना इसको, तो हमने इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितनी आई, -669.6 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास इसकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ गई। दिस इज़ वेरी सिंपल। अब हमने एक और चीज़ देखी थी कि वो किस तरीके से होगी, जो कि थी ये वाली, जी ये वाला फार्मूला। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से चाहो यहाँ से कर लो, वहाँ से चाहो वहाँ से कर लो, ये मैं आपको बता दिया। वैसे ये सिंपल सेम टू सेम वही है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंबशन हो रही है फ्री एयर प्रोपेन की, ये 25 डिग्री सेल्सियस, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद हमें यहाँ पे इन सब की जो है हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, फॉर्मेशन दी हुई है, ये। अभी हमने इसको क्या करना है कि जिस तरीके से दिया हुआ है ना आप उसी तरीके से करते जाओ। इसके मोल कितने हैं, इतने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यही आ गया सेम टू सेम। ऑक्सीजन के मोल, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कहीं पे भी बात नहीं हुई हुई, तो हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, इसको छोड़ दो। कार्बन डाइऑक्साइड की दी हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 के साथ, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब हमारे पास वाटर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ, तो हमारे पास आ गया ये। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करनी है, हीट ऑफ रिएक्शन। तो किस तरीके से करेंगे कि जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, पहले तो उनका सम ले लेंगे, ये उनका सम ले लिया, सही है, उनके मोल के साथ उनको मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट हैं हमारे पास ये दोनों, लेकिन इसमें से सिर्फ एक की बात हुई हुई है, तो हम एक का ही जिक्र करेंगे, ये आ गया। इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि इन दोनों को, और फिर इसके साथ इसको ऐड कर लिया। ऐड क्यों करा है इसको हमने, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा ना वही हमारा आंसर होगा। सो यहाँ पे जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर बात की थर्मोकेमिस्ट्री की। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो स्टे ट्यून्ड। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो जो प्लीज़ मैं वोट किया करूँ, आप उसको जवाब ज़रूर दिया करो, भले इन द कमेंट सेक्शन, भले इन द पोल और समथिंग एल्स। You can ask me in the comment section or something else। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।